हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं और हमारी क्लास नंबर आज 5 हो गई और क्लास नंबर 4 तक हमने यूनिट नंबर फर्स्ट का जो देखो कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं अभी तक। एक तो पढ़ लिया हमने अवकल समीकरण को हल करने का सबसे पहला मेथड है चरों का पृथक्करण, और उसके पहले हमने व्यापक हल से अवकल समीकरण निर्माण करना, और हमारे पास है अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की कोटि मतलब ऑर्डर एंड डिग्री, और अवकल समीकरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो ये हमने अब तक कवर कर लिया है 4 क्लास में। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, और ये मान लीजिए जो स्टूडेंट केवल अवकल समीकरण में पास होने के मकसद से पढ़ते हैं तो उनके लिए तो ये खैर इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, यानी कि अपने पास से डिफरेंशियल इक्वेशन में 40 आउट ऑफ 40 नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ये। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेथड नंबर सेकंड है समघात अवकल समीकरण, इस मेथड नंबर सेकंड से अपन जो अवकल समीकरणों को हल करते हैं तो इससे मेथड का सवाल 100% आपको एग्जाम में मिलता है और 4 नंबर का सवाल यहाँ से ज़रूर आता है। ठीक है, हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पता है बहुत बड़ी यूनिट है, इसके अंतर्गत कम से कम 6 से 7 या 8 मेथड है। ठीक है, तो उन मेथड में से देखो सबसे बढ़िया मेथड है ये समघात अवकल समीकरण, और बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये और ज़्यादा इजी भी नहीं है, तो ये मीडियम क्वालिटी का मेथड है, इसलिए यहाँ से 4 नंबर का सवाल आ जाता है। और फिर बाद में जो 4 नंबर का सवाल है वो फिर आगे के मेथड है उनमें से आता है। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं समघात अवकल समीकरण की। तो चलिए मेथड को समझते हैं, और मेथड को समझने से पहले देखो सबसे पहले थोड़ा बहुत हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, अर्थात ये समघात अवकल समीकरण है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। तो समघात अवकल समीकरण को समझने के लिए समझने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि समघात फलन क्या होता है। समघात फलन क्या होता है, इस मेथड को हम प्रॉपर टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि भाई 4 नंबर का सवाल आएगा, तो 4 नंबर का सवाल आएगा तो हमें समझने में भी अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो हमारे पास देखो समघात फलन क्या होता है। समघात फलन क्या होता है, तो अपन ने हेडिंग डाल दिया समघात फलन। वैसे तो नाम से स्पष्ट है समघात फलन। देखो हमारे पास कोई एक फलन है, जैसे मान लो हमारे पास एक फलन एफ एक्स कोमा वाई है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स तथा वाई दो चर मौजूद हैं। ठीक है, ये दोनों समघात फलन कहलाते हैं यदि यहाँ पे देखो एक्स है और वाई है, दो चर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ये दोनों समघात फलन कहलाएंगे यदि उसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योगफल सदैव समान हो। अर्थात इनकी जो हमारे पास घात आएंगी, डिग्री आएंगी, उनका योगफल कैसा हो, सदैव समान हो। कैसा हो, इनकी घातों का योगफल समान हो। तो अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो घातों का जो योगफल है हमारे पास, योगफल वो कैसा है, योगफल सदैव समान हो। कैसा आएगा, सदैव समान हो। ठीक है, घातों का योगफल सदैव समान हो। अब देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे मतलब जो हमारे घाते हैं उनका जो योगफल है वो सदैव समान रहेगा। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास फंक्शन एक्स वाई है और इसके अंतर्गत हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसकी घात रखे 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि घातों का जो योगफल है इस इक्वेशन में सभी का समान है। कैसे? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे y का मान 0 है, y 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे घात 2 है। यहाँ पे भी देखो
एक्स की पावर कितनी है 1 है, वाई की पावर भी 1 है, तो यानी कि यहाँ पे भी घात कितनी है 2 है, यानी कि घातों का योगफल कितना है 2 है। अब चाहे वाई का 2 हो या फिर एक्स का 2 हो या वाई का 0 हो, कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सभी के लिए घातों में 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे देख लो एक्स का तो कितना है 0 है और वाई का कितना 2 है, अर्थात हमारे पास समघात अवकल समीकरण, अवकल समीकरण नहीं है अभी तक, ये केवल अभी तक समघात फलन कह सकते हैं फिर इसको, ठीक है। और बात करते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हमारे पास, उससे आपको थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास एक फलन और है जिसका नाम है एक्स वाई इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं एक्स क्यूब प्लस में 3x² वाई प्लस में 3x1। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, हमारे पास समघात फलन है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, कितनी है हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जो x की पावर है यहाँ पे कितनी है 3 है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो योग आएगा, देखो यहाँ पे कितना है 2 है, और y की पावर कितनी है 3 है, तो यानी कि यहाँ पे भी कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास x की पावर तो 1 है, तो अर्थात हमारे पास यहाँ पे सभी जो हमारे पास x y चर हैं उनकी घातों का योगफल है वो समान नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या नहीं है, हमारे पास समघात फलन नहीं है। आगे बात समझ में। अब समघात फलन को तो हमने समझ लिया, अब समघात अवकल समीकरण को भी समझ लेते हैं, समघात अवकल समीकरण को भी समझ लेते हैं भाई, आ जाओ समझ लेते हैं। समघात अवकल समीकरण, एक एक चीज को समझना है। 4 नंबर का सवाल आएगा पक्का है, यहाँ से आता है हर साल, पिछले साल के पेपर को उठा के देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल कितना इम्पोर्टेंट है, इस मेथड के सवाल, ठीक है। तो समघात अवकल समीकरण अपन को यहाँ पे समझना है। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देखो यहाँ पे आती है बच्चों के सामने, क्या आती है कि जैसे कि अपन ने ये मेथड कर रहे हैं समघात अवकल समीकरण, ठीक है, इस मेथड को पढ़ लिया, इसके आगे और भी मेथड आएगा, फिर उससे आगे और भी आएगा, उसके आगे और भी आएगा, तो फिर मेथड ऐसे क्या है चलते जाते हैं और मेथड तो बढ़ते जाएंगे, आपको मेथड समझ में आ जाएगा। और जिस पर्टिकुलर मेथड का आप सॉल्यूशन करते हो तो आपको पता है कि हम समघात अवकल समीकरण से करना है तो उसको हम कर देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप इसको समघात से करो, इसको चरों के पृथक्करण से करो, या फिर आगे भी कोई मेथड आएगा अपना उससे करो। तो फिर यहाँ पे अपन को दिक्कत ये आती है कि आखिरकार हम पहचानेंगे कैसे कि वो समघात से करना पड़ेगा हमको या फिर चरों के पृथक्करण से करना पड़ेगा। अब आता है इसका, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है, और यहाँ पे सभी का कॉमन सवाल है ये। तो इसका जो आंसर है वो हम देते हैं कि इसका आंसर ये होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे आपको पता कैसे लगाना पड़ेगा कि जब भी देखो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करेंगे ना, यहाँ पे देखो समघात अवकल समीकरण है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पिछला मेथड है, और हमारे पास जो पिछला मेथड था चरों का पृथक्करण, उस मेथड को अप्लाई करके देखेंगे, अर्थात उससे कंपैरिजन करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि आखिरकार वो मेथड है हमारा यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, और इस मेथड की हमें क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें चरों का पृथक्करण के मेथड को छोड़ना पड़ गया। तो इससे क्या है कि कंपैरिजन करने से हमको स्पष्टता मिलेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में, और फिर हमको ये पता चलेगा कि हाँ आप इसमें अपन ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सभी का कॉमन सवाल था, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। अब समझते हैं समघात अवकल समीकरण को। तो समघात अवकल समीकरण को समझने के लिए देखो वही बात है, एक अवकल समीकरण कैसे होगी, निम्न रूप की होगी, तो हमारे पास कैसे होगी, समघात अवकल समीकरण कहलाएगी। जैसे हमारे पास है डी वाई अपॉन में क्या है डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है f1, ठीक है, x कोमा वाई है, अपॉन में क्या है हमारे पास f2 x कोमा वाई है। यहाँ पे देखो हमारे पास देखो f1 है, उसमें कोमा x कोमा वाई है, अर्थात यहाँ पे भी x और y की घातों का जो योगफल अपन देखते हैं समान है। और यहाँ पे अगर f2 की बात करते हैं, जैसे मान लें अपने पास x कोमा वाई है, तो ये क्या है हमारे पास समघात फलन है, हमने समघात फलन को ऊपर समझा दिया है। तो ये आपस में क्या है समघात फलन है, आप देख सकते हो खुद
यहाँ पे इनका योग करेंगे एक्स मतलब यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर इसके अंदर अगर समघात अवकल समीकरण के अंतर्गत जो फलन मौजूद हैं अगर वो समघात फलन कहलाते हैं तो हमारे पास जो अवकल समीकरण होगी वो कैसी होगी, समघात अवकल समीकरण। आगे बात समझ में। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास एक समझाने का तरीका, ये तो हो गया हमारे पास समझाने का तरीका। और अब चलते हैं इसके मेथड पर। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए था कि समघात अवकल समीकरण होती क्या है और समघात फलन होता क्या है। अब चलते हैं इसके मेथड पर और किस प्रकार हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे समघात अवकल समीकरण के। ठीक है, तो मेथड पढ़ते हैं। मेथड के बाद में मेथड को समझना ध्यान से, उस मेथड को समझ लोगे ना तो ये मान लो फिर आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो उस मेथड की सहायता से। डिफरेंशियल इक्वेशन की यही कमजोरी है और इसकी जो कमजोरी है ये सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इसमें एक मेथड समझ लो उसके बाद सारे क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहोगे। और इसमें बड़ी बात, इसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यही बड़ी बात है इसकी। इसकी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहीं पे है। और बाकी वीक पॉइंट तो ये है कि एक मेथड समझ लो उसके सारे सवाल आप एक मेथड से कर सकते हो। सही बात है कि नहीं है। तो अब चलते हैं इसके मेथड पर। अब यहाँ पे देखते हैं पर मेथड किसका मेथड देखते हैं। हमारे पास समघात अवकल जो समीकरण है उसको किस प्रकार हल किया जाएगा उस मेथड को अपन यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं समझते हैं। तो देखो हमारे पास से हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में वो किस प्रकार मिलेगा, हमको इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। देखो ध्यान से देखना कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हमको दे रखा होगा f1 x कोमा वाई है अपन में f2 x कोमा वाई है। ये हमारे पास है समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और फिर अपन को करना क्या है, किस मेथड से हमको सोल्व करना है वही अपन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपन और बस इस मेथड को फॉलो करते चलो और अपने 4 नंबर पक्के होते चलेंगे। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को और फिर क्वेश्चन को देखते ही फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो f1 xy है और f2 xy है एक ही घात के समघात अवकल फलन हैं, और यदि नहीं है तो फिर वो बाद की बात है। लेकिन अगर आपको इस मेथड में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे समघात अवकल समीकरण के मिलेंगे। लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है, आप चेक करो कि यहाँ पे ये फलन समघात फलन है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये क्या है, हमारे पास समघात जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 अपन कह सकते हैं। समीकरण 1 में हमारे पास जो f1 x कोमा वाई है कोमा f2 x कोमा वाई है वो कैसे हैं, समघात फलन है। अर्थात हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है, समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। अब देखो किस प्रकार सोल्व करना है, हल करने की विधि। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट करते हैं अपन और मानते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। समीकरण 2 इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद में इस समीकरण 2 का अपन अवकलन कर देते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स। समीकरण 3 इसको नाम देते हैं। उसके बाद में समीकरण 1,2,3 से वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे डी वाई अपन डैश की वैल्यू कितनी है, ये है, तो हम समीकरण 1 में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कितनी आएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, f ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास f1 है और आपको पता है हमने माना था y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स माना था, तो हमने y की जगह वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे x कोमा वी एक्स अपॉन में f2 x कोमा वी एक्स। यानी कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी,
आप यहाँ से देखो वी एक्स कॉमन ले लेते हो और एक्स कॉमन ले लोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ से एक्स से तो ये नीचे अपन में कट जाएगा, तो हमारे पास दोनों ऊपर नीचे क्या बच जाएंगे, F1V बच जाएगा अपॉन में F2V बच जाएगा हमारे पास, है कि नहीं, ये सही बात। फिर उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो आगे फिर अपन सोल्व कैसे करेंगे, वही हमारे पास से जो ये v है ना, इसे देखो यहाँ पे सारे v के फंक्शन है, तो देखो हम क्या करेंगे, इस v को उधर भेज देंगे अब, ठीक है। तो यानी कि x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, F1v अपॉन में क्या आ जाएगा, F2v माइनस का v आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो ध्यान से देखना, x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। देखो F2v एलसीएम ले लिया अपन ने यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बच गया, देखो F1v माइनस का v डॉट F2v, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो जो बंदे या जो बच्चे बात करते हैं अपन केवल पास होने के मकसद से पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो अपना कौन सा मेथड था, मेथड नंबर फर्स्ट है अपना, वहाँ पे फोकस नहीं किया होगा, ठीक है। अब देखो हमारा मेथड तो सेकंड चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं इस मेथड में, और अब इस मेथड में हम किसका उपयोग करने वाले हैं, मेथड नंबर फर्स्ट का, जिसका नाम है चरों का पृथक्करण। यानी कि मैं बोल रहा था आपसे कि ये जो मेथड है ना, मेथड नंबर फर्स्ट, ये अपन कह सकते हैं कि कोई से भी मेथड में काम आ सकता है अपने, यानी कि मेथड नंबर फर्स्ट है अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे हमने उसको शानदार तरीके से समझा है और क्वेश्चनों के साथ हल करते हुए समझा है उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन यहाँ तक इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं एलसीएम लेके। फिर अपन को क्या करना है, अपन को सिंपल देखो जो फलन v का है उसको v के पास पहुँचा देंगे, और जो x का है उसको x के पास पहुँचा देंगे, सही बात है कि नहीं है। देखो यहाँ पे सारे फंक्शन किस में, v में है, और यहाँ पे देखो x है और dx है, इन दोनों को इधर भेज देंगे, इनको सबको इधर भेज देंगे। तो बस ये अपन को काम अब करना है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना है, यहाँ पे समझने का प्रयास करना। F2v अपॉन में अपन बात करते हैं F1v माइनस का v डॉट F2v है, इज इक्वल टू अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो डॉट dv भी आएगा साथ में, और इज इक्वल टू अपन बात करते हैं तो 1 अपन का x डॉट dx हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, वही चरों के पृथक्करण मेथड को फॉलो करना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है समाकलन करने पर। तो यानी कि देखो F2v अपॉन में F1v माइनस का v डॉट F2v डॉट dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटीग्रेशन में डॉट dx, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं अपन इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया होगा तो बस अपन को तो यहाँ पे समाकलन सोल्व करना है, और समाकलन सोल्व करते ही हमारे पास एक अवकल समीकरण का हल आ जाएगा। तो अब बताओ इस मेथड में क्या प्रॉब्लम थी, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस मेथड को अपन दोबारा दोहरा देते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं। इसका क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, 4 नंबर पक्के करने हैं तो सीधा काम अपन को करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास इस प्रकार की एक अवकल समीकरण दे रखी होगी, जिसमें अपन बात करते हैं हमारे पास F1 F2 होगा, जो दोनों अगर समघात फलन है। पहले तो अपन चेक करेंगे कि हमारा फर्स्ट काम क्या रहेगा कि समघात है या नहीं है, सेकंड काम रहेगा फिर उसके बाद में ये मेथड को सोल्व करना। ये मेथड अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो हमारे पास समीकरण नंबर जो 1 हमने ऊपर दे रखी है वो समघात फलन है। तो हम बात करते हैं कि हाँ हमारे पास जो मेथड अपन यूज करेंगे, अब देखो कोई भी मेथड है उसको
100% समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो इस मेथड को समझ लो, यानी कि रट लो। कहने का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस अपन उसमें फॉलो करने वाले हैं और फिर इस प्रोसेस को, और वैसे मेरी बात सुनो, एक बात सुनो कि हमको यहाँ पे कोई से भी मेथड को रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपन उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो मेथड है अपने आप अपने दिमाग में फीड हो जाएगा। किसके नाम से? समघात अवकल समीकरण के नाम से फीड हो जाएगा। जिस प्रकार अपन फ़ोन में किसी के नंबर सेव कर लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे अपन जो दिमाग है उसमें समघात अवकल समीकरण फीड हो जाएगा जब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन लगातार करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखो 1-2 क्लास अपन लेंगे, ये थोड़ा अच्छा मेथड है तो 3 भी क्लास हो सकती है इसमें। तो अपन इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं इस मेथड की, तो वही हमारे पास देखो y बराबर वी एक्स अपन को मानना पड़ेगा। समीकरण 2 इसको नाम दे देंगे, फिर इसका अवकलन कर देंगे अपन। इसका अवकलन करने के बाद में समीकरण नंबर 3 इसको नाम दे दिया। 1, 2, 3 से हमने क्या है समीकरण 1 में मान रख दिया इस प्रकार। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया, यानी कि y का मान हम पे यहाँ पे बी एक्स रखना पड़ेगा। उसके बाद में देखो x को मैं ले लिया, x अपने पास कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास f1v और f2v बच जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास x डी वी अपन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये मेथड है हमारे पास, इसको आप इतना समझने की कोशिश ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। लेकिन जब अपन वहाँ पे पढ़ेंगे क्या, जब अपन पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये मेथड अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, यहाँ से बाद में हमने यहाँ पे चरों का पृथक्करण लगाया है। तो चरों का पृथक्करण विधि से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण से यहाँ तक आया। फिर उसके बाद चरों के पृथक्करण को लगा देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो कर देंगे इंटीग्रेशन, तो हमारा सॉल्व, यानी कि यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और अब करेंगे धुआंधार क्वेश्चन करेंगे अब, और यहाँ पे 4 नंबर पक्के करेंगे। और देखो क्वेश्चंस में भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं इंडिकेट कर दूंगा, यानी कि आपको वो करना ही है। आगे बात समझ में? तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन को करते हैं अपन।